हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस। और इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट्स को, और ये होगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमने सारे टॉपिक्स के साथ खत्म कर दिया था, और एक दो टॉपिक हमने जानबूझ के पेंडिंग रखे थे, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट कर देते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आइए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा किसको, वर्क को। अब देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूं, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है। अब कोई चार्ज को इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक ले जाना है इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली ए से भी एक स्ट्रेट लाइन पे ले जाओ, आप कोई भी टेढ़े मेढ़े पाथ से भी ले जा सकते हो उसको। मान लो मैं इस टेढ़े मेढ़े पाथ से यहाँ पे ले गया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में Q इंटू ई जितना फोर्स लगेगा। अगर Q जितना चार्ज हम ले जा रहे हैं तो, ठीक है, Q जितना चार्ज अगर हम ले जाते हैं तो Q जितने चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE जितना फोर्स लगेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। अब देखो उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे दिख रहा है 90, लेकिन 90 हो, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dr। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन कैसे लिखा जाए, तो कि वर्क डन ऑन चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट, मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, डिस्प्लेसिंग इट बाय dr। तो वर्क डन ऑन चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट बाय dr, वो वर्क डन क्या होगा, dw होगा, और वो होगा F इंटू डी आर। और हम जानते हैं F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे QE होगी, QE डॉट डी आर। समझे कि नहीं समझे? इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है dr जितना, उतना डिस्प्लेस करने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू QE डॉट डी आर। ओके, अगर कोई पूछे कि भाई टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक इस चार्ज को अगर आपको मूव करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कि वर्क डन इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और ए से बी तक वर्क करना है, दैट मीन्स ए से बी तक ले जाओ उसको, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। सो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए से लेके बी तक अगर उसको आप मूव करना चाहते हो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर गाइस। समझ में आया कि नहीं आया? इतना ये बहुत ही सिंपल सा है। छोटू डिस्प्लेसमेंट करना है तो उसके लिए छोटू वर्क होगा डी डब्ल्यू, और फिर टोटल वर्क निकालना है तो क्या करोगे आप, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव। अभी देखो यहाँ पे मैंने वही डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वही डिस्कशन किया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट, आपको पता चल जाएगा। ये फोर्स है, छोटू वर्क कितना हुआ, और फिर टोटल वर्क कितना हुआ, राइट। तो आपको वर्क के बारे में समझ में आ गया होगा, राइट। अब वर्क जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन अगर मुझे वर्क करना पड़ता है तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन वो हम देखेंगे, वो भी अभी उसका टाइम नहीं आया है। इन
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में बस थोड़ी देर में बात करने वाला है। लेकिन पहले तो जो चीज समझ में आनी चाहिए वो समझ में आनी चाहिए, क्या? वर्क डन। ये समझ में आया वर्क डन कितना होता है, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव नेचर के लिए डिस्कशन करना है। ये आप डिस्कशन ऑलरेडी 11th में कर चुके हो, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड। हमने 11th में देखा था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था वो कंजर्वेटिव एनर्जी, कंजर्वेटिव था। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स था वो कंजर्वेटिव फोर्स था, रिस्टोरिंग फोर्स था वो कंजर्वेटिव फोर्स था। मतलब वहां पे हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पे भी हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि मुझे चार्ज को ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगेन, यहाँ पे मैं हूं ए, यहाँ पर बी है और ए से बी तक ले जाना है और विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पाथ है, फॉर एग्जाम्पल उसका टेढ़ा मेढ़ा कोई भी पाथ ले सकते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ से ए से लेके बी तक ले जाने के लिए जो भी वर्क हुआ से ये वर्क वन है, क्योंकि पाथ है वो भी वन है। फिर क्या, चलो मैं इसको कोई दूसरे पाथ पे ले जाता हूँ। मान लो ऐसे कोई पाथ पे ले गया, ये पाथ कौन सा हो गया? दूसरा पाथ हो गया। और इस पाथ पे मुझे वर्क करना पड़ा, दैट इज W2, ठीक है। और कोई बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं सर, सीधे सीधे ऐसे ले जाओ, तो ये तीसरा पाथ हो गया, ठीक है। और वो W3, ओके। मतलब तीन अलग अलग पाथ लिए मैंने ए से लेके बी तक, ओके। और मैंने तीनों तीन पाथ पे मैंने वर्क किया। ये तीनों तीन वर्क अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने फॉर्मूला जो भी डिफाइन किया है वर्क का, उसी फॉर्मूला को यूज करके वर्क निकालेंगे। और जब हम वर्क निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये वर्क वन, वर्क टू और वर्क थ्री ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों तीन वर्क इक्वल है। तो क्या तीनों तीन वर्क इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क है ना वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी पे डिपेंड करता है। ये जो वर्क है वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और ये वर्क जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि वर्क की जो वैल्यू है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जिस फील्ड के अंदर ये वर्क होता है वो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव होता है तभी जाके क्या होता है? वर्क डन विल बी सेम। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव क्यों होता है, कैसे पता करें? वर्क निकालो, आप अलग अलग पाथ चूज करो, अलग अलग पाथ पे भी वर्क निकालो, ठीक है। और ये अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क मिलेगा तो कंजर्वेटिव नहीं है। और अलग अलग पाथ है फिर भी वर्क सेम मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अपना फोर्स और फील्ड दोनों कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव फील्ड की खास प्रॉपर्टी है, देखो यहां पे देखते हैं। देखो ए पॉइंट है ए, अब मैं ए लेके बी तक जाता हूं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए वर्क होगा W। तो बी से लेके ए तक अगर वापस आऊं तो उसके लिए वर्क क्या होगा? -W। आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो गया, पाथ तो बदल गया। देखो यहाँ पे वर्क पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, ए से बी हो या बी से ए, वर्क डन तो क्या रहने वाला है? मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहने वाला है। लेकिन पहले हम ए से बी जाते थे, अब बी से ए जा रहे हैं, तो पहले क्या होगा? शायद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे होंगे, तो वापस आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो जाएंगे, या फिर पहले ऑपोजिट जा रहे होंगे तो वापस आने के टाइम पे उसके साथ हो जाएंगे। तो मतलब ये होगा कि जो भी डायरेक्शन वाइज नेचर है ना वर्क का, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पहले वर्क मान लो पॉजिटिव हुआ करता था, तो वापस आने के टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है कि पहले नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पाथ ए से लेके बी तक वर्क नेगेटिव है, लेकिन जब आप बी से लेके ए तक आते हो तब ये वर्क क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया? पहले वर्क नेगेटिव था, बाद में ये वर्क क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क अगर कितना है, कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज द वर्क डन इन स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी और फिर बी से ए वापस आने के लिए टोटल वर्क कितना हुआ,
वो कितना होगा, तो कैसे निकालोगे आप? तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर। इसको जल्दी से जाने देता हूं और आपको समझ समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है ये। देखिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये होगा क्यू ई डॉट डी आर, एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए करोगे अगर आप, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने क्यू के ऊपर गलती से एरो कर दिया था, वो क्यू के ऊपर एरो नहीं होता भैया। अब आप यहां पे देख सकते हो कि अगर डब्ल्यू ए से बी प्लस डब्ल्यू बी टू ए अगर मैं कर देता हूं, तो ए से बी क्यू ई डॉट डी आर प्लस बी से ए क्यू ई डॉट डी आर। अब ध्यान से सुनना, ये मैथमेटिक्स में थियरम है, ये मैथमेटिक्स में थियरम है। क्या थियरम है? कि अगर यहाँ पे लिमिट जो है आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, मतलब देखो मैं नीचे बी से ए है ना, उसको मैं क्या कर देता हूँ, ए से बी कर दूंगा। अगर ए से बी करता हूं तो क्या हो जाएगा, आगे जो साइन होगी ना, दैट साइन विल चेंज, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अभी बीच में प्लस था, लेकिन मैंने जैसे ही ये चेंज कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरो, दिस इज गोइंग टू बी जीरो। मतलब यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो इसको जल्दी जल्दी से एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, तो मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे। सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, देखो, ए से बी, ये वर्क हुआ डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू बी से ए, ये वर्क हुआ माइनस डब्ल्यू, एंड देयरफॉर टोटल वर्क क्या होगा, डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू ए, ओके, और डब्ल्यू प्लस माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। और टोटल वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं हम, तो देखो पहले ए से बी गए और फिर बी से ए आए, मतलब हमने पूरे लूप में क्या किया, घूम लिया। अब जब क्लोज लूप में आप घूमते हो, तब इंटीग्रेशन के बीच में ऐसा सर्कल किया जाता है, जस्ट टू इंडिकेट इट इज क्लोज लूप इंटीग्रेशन। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क, कौन सा वर्क है, क्यू ई डॉट डी आर, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क इज गोइंग टू बी जीरो हो जाएगा। और साथ साथ में अगर मैं क्यू को बाहर ले लूं और बाहर ले लूं, तो क्या हो जाए, लेफ्ट राइट हैंड साइड तो जीरो है, क्यू बाहर आया और फिर जीरो के नीचे चला गया, तो यहां पे बचेगा क्या, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर से मैं कुछ बोल सकता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ध्यान से देखते हैं। चलो मैं बोलता हूं यहाँ पे क्या है, इस टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप, वो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, राइट? सो
यहाँ पे क्लोज पाथ पे जो भी वर्क डन होगा वो जीरो होगा, और उस पर्टिकुलर चीज से हमको एक और चीज पता चली कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हो जाता है जीरो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहां पे डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो जरा ध्यान दो यहां पे। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, चलो फॉर एग्जांपल यहां पे ध्यान दो, मेरे पास यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज पड़ा है। जस्ट अ मिनट, देखो यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज पड़ा है, फिर इस पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, और मैं क्या कर रहा हूं, एक +1 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से, +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से मैं ला रहा हूं, किस तरफ ला रहा हूं, ए की तरफ। ठीक है, ए की तरफ ला रहा हूं। अब देखो Q जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, फिर इस डायरेक्शन में भी होगा, इस तरफ भी होगा, यहाँ पे भी होगा, हर डायरेक्शन में होगा। एवरी डायरेक्शन इज लाइक दिस। तो मैं सिर्फ फोकस करूंगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बाकी की सारी डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है। कौन सी डायरेक्शन में देखो मैं फोकस कर रहा हूं, मैं वो डायरेक्शन में फोकस करूंगा जिस डायरेक्शन के पैरेलल मेरा चार्ज जो है, +1 कूलम जो चार्ज है वो मैं इनफाइनाइट से ला रहा हूं। तो बाकी की सारी डायरेक्शन को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है अभी, तो उसको यहाँ पे वो देखेंगे ही नहीं हम। देखो फिर से ये लिख देता हूं जल्दी से, ये आर है, और इस +Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, +1 कूलम को इनफाइनाइट से ला रहा हूं। बस इस इनफाइनाइट से इसको मैं कोई ला के इस पॉइंट ए पे रख देता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, वो जो वर्क होगा, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एट ए। ठीक है, देखो पोटेंशियल एट ए कैसे डिफाइन करेंगे, तो कि वर्क डन टू ब्रिंग दैट +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए, ठीक है, उसको कहेंगे पोटेंशियल एट ए। समझ में आया? वर्क डन ही पोटेंशियल होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, वर्क डन का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे ना, QE.dr, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। नेगेटिव इसलिए लिखना पड़ेगा दैट आई एम वर्किंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैं वर्क करता तो वहां पे पॉजिटिव आता, लेकिन आई एम वर्किंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो पोटेंशियल एट ए को हम क्या लिखेंगे, वी ए लिखेंगे, वी ए लिखेंगे। समझ में आया? लेकिन पोटेंशियल में कौन से चार्ज को हम इनफाइनाइट से लाते हैं, +1 कूलम के चार्ज को लेके आते हैं। तो ये जो क्यू है, वो क्यू हमारा अगर +1 कूलम हो गया तो ये हो जाएगा E.dr। वी ए इज इक्वल टू -E.dr। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जरा देखो, वही डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो। पोटेंशियल क्या होता है, तो कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा, कहां पे ले जाऊंगा, पॉइंट ए तक। पॉइंट ए तक ले जाऊंगा तो ये जो वर्क होगा वो वर्क ए का पोटेंशियल हो जाएगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो ऐसा कोई पॉइंट थोड़ा और कहीं पे होता, जैसे कोई मुझे पूछे कि इस जगह का पोटेंशियल क्या होगा, तो मुझे क्या करना है, तो कि इस जगह पे एक पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का किस तरफ होगा, इस तरफ लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगा। तो आई कंसीडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके, और फिर क्या करना है, उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन से, यानी यहां से क्या करना है आपको, +1 कूलम चार्ज को लेके आना है, +1 कूलम चार्ज को लेके आना है। जिसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ज्यादा वर्क तो ज्यादा पोटेंशियल, कम वर्क तो कम पोटेंशियल, बस इतना याद रखो। इसका मतलब है, एक चीज दिखाता हूं जो ये लॉजिकल है, ये लिखी नहीं जाती कहीं पे लेकिन समझी जाती है इसको। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये हमने सब देख लिया। ठीक है, ये जो मैंने लिखा था वही यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, यू कैन जस्ट सी दैट, राइट। अब देखो, मैं इसी पाथ पे एक दूसरा पॉइंट लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट दूसरा लिया, ठीक है, इसी पाथ पे पॉइंट मैंने दूसरा लिया, तो बी का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट बी मतलब क्या, तो कि इनफाइनाइट से बी तक आने के लिए जो भी वर्क करना पड़े वो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कैसे लिखेंगे, तो कि इनफाइनाइट से लेके ए तक आने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई डॉट डी आर। ठीक है ना। देखो हमारा मैथमेटिकल वर्क ये था, उसमें क्यू की वैल्यू मैं +1 रखूंगा, क्योंकि क्योंकि क्या, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट ए। अब ये पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट ए, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सा पोटेंशियल कम होगा। तो थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ कि आप इनफाइनाइट से आ रहे हो, तो इनफाइनाइट से आओगे तो पहले बी आएगा। देखो फिगर देखो ध्यान से, आप इनफाइनाइट से आ रहे हो, देखो आप यहाँ पे इनफाइनाइट से आ रहे हो ऐसे, तो सबसे पहले आपको रास्ते में क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, उसके बाद रास्ते में क्या आएगा, ए आएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात अगर मैं करूं तो इनफाइनाइट से बी का डिस्प्लेसमेंट एक है और इनफाइनाइट से ए का डिस्प्लेसमेंट ये दूसरी बात है। अब बताओ मुझे इन दोनों में कौन सा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, जिसका वर्क ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा। समझ में आया वर्क और पोटेंशियल के बारे में परफेक्टली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क डन ऑन चार्ज क्यू इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। अब इस दोनों साइड में क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं क्यू से, और जैसे ही मैं दोनों साइड क्यू से डिवाइड कर दूंगा मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। ओके, कैसा रिजल्ट मिल जाएगा, W बाई क्यू इज इक्वल टू दिस। लेकिन अभी अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, क्या देखा प्रीवियस स्लाइड में, देखो यहाँ पे वी ए क्या है, तो कि इनफाइनाइट से लेके ए, ई डॉट डी आर को वी ए बोला जाता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट से ए, ई डॉट डी आर को क्या बोलेंगे, वी ए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वी ए हो गया। डब्ल्यू बाई क्यू क्या हो गया यहाँ पे, वी ए हो गया। जरा ध्यान से देखना, डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो। 10th स्टैंडर्ड में पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या देते थे, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज क्या होता था, पोटेंशियल होता था कि नहीं होता था। बस यहाँ पे वही डेफिनेशन आ गई, देखो ये वेल नोन डेफिनेशन है। समझ में आया, पोटेंशियल का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड चार्ज अगर आपको देना है तो आपके सामने ये डेफिनेशन रहा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना तो कोई थियोरी प्रूव कर रहा हूँ ना तो कुछ और कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि पोटेंशियल और वर्क के बीच में क्या कनेक्शन होता है, पोटेंशियल और वर्क के बीच में क्या कनेक्शन होता है। अच्छा अभी देखो जरा ध्यान से,
चलो हमने यहां पे ये देखा, मैं थोड़ा यहां पे लिखता हूं, W अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी, ये देखा, और उसके ऊपर से हमने क्या लेके आ गए, ये लेके आ गए, राइट। चलो ये डेफिनेशन हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, जो हम ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में इसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम इनफाइनाइट से क्यों लाते हैं। हमने हमने डेफिनेशन बोली ना, पोटेंशियल क्या होता है कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके आओ, अगेंस्ट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाओ और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके आओ। तो भाई इनफाइनाइट पे जाके लाने की जरूरत क्या है, आपके घर से मेरे घर से लेके नहीं आ सकते थे, क्या प्रॉब्लम है, इतना दूर जाओ फिर वहां से लेके आओ। तो देखो हमारा रेफरेंस जो होता है ना, सेटअप करना जरूरी होता है, कोई भी मेजरमेंट रेफरेंस के बिना अधूरा होता है। जैसे चलो मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखना ध्यान से एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा बेसिक एग्जांपल मैं देने वाला हूं। देखो मेरे पास ये एक रॉड है, और इस रॉड की लेंथ को मुझे क्या करना है, मेजर करना है। और इस लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास एक स्केल है, ये स्केल है। ये स्केल में इस जगह पे क्या है, जीरो, फिर बहुत सारे डिवीजन है, फिर वन, फिर डिवीजन है, फिर टू, ऐसे करते करते इस जगह पे मान लो 20 आया, सेंटीमीटर स्केल है, 20 आ गया। तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये रॉड की लेंथ कितनी है, 20 है। आपने क्यों 20 बोल दिया भाई, अगर चलो मैंने ऐसा किया होता तो आप क्या करते, ये रॉड है, फिर आप यहां पे स्केल ऐसे रखते, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, 5 है, और यहां पे क्या है, 25 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने रीडिंग का मेजरमेंट जो है ना, वो जीरो के रेफरेंस से नहीं किया, मैं अपना रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल लेंथ निकालने के लिए 25 के बाद -5 करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो भी होगी वो मुझे माइनस करनी पड़ेगी। तो मुझे बोलो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली ये रीडिंग आया, देख के बोल दिया कि यही अपना आंसर है। और यहाँ पे क्या किया, इनिशियल रेफरेंस जब मैंने 5 रखा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 में से मेरा रेफरेंस सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर 20 आएगा। देखो लेंथ तो वही आई है, लेकिन प्रोसीजर में फर्क क्या आया कि पहली प्रोसीजर में हम कुछ सब्ट्रैक्शन करते नहीं थे, और दूसरी प्रोसीजर में हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो पहली प्रोसीजर में ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भाई हमारा रेफरेंस क्या है, जीरो है। तो जब हमारा रेफरेंस जीरो होता है, तब हमारा मेजरमेंट क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में अपने रेफरेंस को क्या करते हैं, जीरो रखते हैं। और जीरो रखने के लिए मुझे चार्ज को क्या लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो होती है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, वहां से उठा के ए के ऊपर लेके आए, पॉइंट ए के ऊपर, तो ए का पोटेंशियल वी ए है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का पोटेंशियल को ढूंढने के लिए मुझे वी ए जो आया ना, दैट इज द फाइनल आंसर, उसमें मुझे जीरो को दूसरी कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है कि व्हाई वी आर ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, तो ये इसलिए हम ब्रिंग करते हैं इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है, और जीरो इज अ गुड रेफरेंस। तो मैं यहां पे लिखता हूं, एट इनफाइनाइट पोटेंशियल इज जीरो, एंड जीरो इज गुड रेफरेंस। मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, फॉर मेजरमेंट
0 is good reference for measurement. Also, we do not define path in order to reach to A from infinity. अगर मैं इनफाइनाइट से A पे आता हूं तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि कौन से पाथ पे आता हूं। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते, ऐसा पूछा है। तो as electric field is conservative in nature, okay, as electric field is conservative in nature, okay, work done from infinity to A on any path will be same। ठीक है, कोई भी पाथ पे वर्क करो, वर्क क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। एंड देयरफॉर देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई एनी पाथ। ठीक है, कोई भी पाथ को स्पेसिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आई होप इट्स वेरी मच क्लियर गाइस। ओके, चलो अभी उसका डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखो यहां पे आप लेफ्ट साइड जो फिगर देख रहे हो उसमें क्या है, यहां पे पॉइंट जो है ना वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट से हम +1 कूलम को क्या करने वाले हैं, ले जाने वाले हैं। इस पॉइंट को अपने बी बोलते हैं और इस पॉइंट को अपने बोलते हैं ए। ए का पोजीशन वेक्टर है आर ए, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक पोजीशन वेक्टर आएगा, हाँ ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर बी होगा। अब नेचुरली इनफाइनाइट से आप निकलो तो सबसे पहले बी आएगा, फिर इनफाइनाइट से बी आएगा पहले, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो यहां पे बी पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेस हो गया, और ए पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मोर हो गया, है ना। इनफाइनाइट से आप बी पे आओ वो डिस्प्लेसमेंट देखो, और इनफाइनाइट से आप ए पे आओ उसको देखो। तो इन दोनों की कंपैरिजन जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट एट ए इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट एट बी। तो यहां से इतना पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट एट ए इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट एट बी, मतलब वर्क डन एट ए मोर देन वर्क डन फॉर बी, और इसके मतलब है कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। फिर कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है। अब मुझे क्या करना है, इनफाइनाइट से नहीं लाना है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं अपना +1 कूलम जो है, +1 कूलम जो है उसको मैं कहां पे रखता हूं, बी पे रखता हूं। अब बी से ए की तरफ लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कि जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। देखो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बी से ए की तरफ अगर आओगे आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वर्क डन इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। कैसे डिफाइन किया जाएगा, यू कैन सी दैट, यहां पे देखो ये उसका डेफिनेशन है। अगर हम +1 कूलम को लाते हैं तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसा क्यों बोला भाई, क्योंकि हमने पहले क्या सीखा था कि इनफाइनाइट से आप ए पे आते हो तो पोटेंशियल किसका, ए का, ठीक है। इनफाइनाइट पे रेफरेंस क्या था, 0 था, लेकिन अब मैं बी से ए की तरफ आ रहा हूं, बी से ए की तरफ आ रहा हूं तो पोटेंशियल किसका होगा, ए का ही होगा, ठीक है। लेकिन विथ रेफरेंस टू व्हाट, पहले रेफरेंस इनफाइनाइट पे 0 था, अब रेफरेंस बी पे कोई कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बी,
विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अच्छा, इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पे देखो, चलो यहां पे देखो ध्यान से। देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई डिफाइंड एज, वर्क डन बी से ए की तरफ ले आओ, इंटीग्रेशन बी टू ए माइनस क्यू ई डॉट डी आर, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा। अब दोनों साइड अगर मैं क्यू से डिवाइड कर देता हूं, दोनों साइड क्यू से अगर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू दिस। लेकिन अभी के अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा, देखो पीछे जाके वापस, कि ये जो होता है, ये देखा ना हमने, ये जो वर्क होता है वो वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए बी होता है। तो हमने यहां पे भी वही किया, देखो कि इस पर्टिकुलर टर्म को वी ए बी बोल दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्यू, डायरेक्टली मैंने इसको यहां पे ले लिया, और ये वी ए बी को मैंने डायरेक्टली कहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया। तो डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा, राइट, वी ए बी हो जाएगा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर गाइस, समझ में आया कि नहीं आया। डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी ए बी। तो यहां से आपको पोटेंशियल के बारे में बात समझ में आ जाएगा। और भी कुछ है, मैं और कन्विंसिंग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये जो है वो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या आया, W अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी ए बी आपको मिल चुका है। फाइनल रिजल्ट मुझे ये मिल चुका है। तो इस रिजल्ट को यूज करो यूनिट निकालने के लिए। तो देखो, W अपॉन क्यू, डब्ल्यू का यूनिट क्या होगा, जूल, और Q का यूनिट होगा कूलम, और V का यूनिट होता है वोल्ट। तो मतलब हम बोल सकते हैं वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जूल पर कूलम, और उसका डायमेंशंस ये आप वेरीफाई खुद करोगे, ठीक है। और इसके ऊपर से कैन आई राइट डायरेक्टली दिस, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ। बस यहां पे इतना कर लिया। देखो मैं अगेन मैं बोल रहा हूं ना, तो यहां पे मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको डिफाइन कर रहा हूं कि वर्क कैसे डिफाइन किया जाता है, पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता है, वर्क को कैसे लिखा जाता है, पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है, और वर्क और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है, बस उतनी चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब मुझे प्रूव करना है, चलो यहां पे मैं प्रूव करने की बात करता हूं। प्रूव क्या करना है, तो कि पोटेंशियल एट ए with respect to b, पोटेंशियल एट ए with respect to b क्या होगा, दैट इज वी ए बी। अभी हमने इसका डिफाइन किया हुआ है, देखो वी ए बी, वी ए बी को कैसे डिफाइन किया, माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए, ओके, ई डॉट डी आर माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई डॉट डी आर, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। मुझे ऐसा प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए अपने दो डेफिनेशंस को यूज करेंगे। देखो यहां पे दो डेफिनेशन कौन सी है, वी ए, वी ए इज दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए, वो इनफाइनाइट से ए ई डॉट डी आर है। सिमिलरली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट बी जो है वो वी बी, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू वैल्यूज इज देयर, कि दोनों वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, निकालते हैं। चलिए हमको यहां पे देखिए, अब प्रूव क्या करना है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए बी प्रूव करना है ना। तो देखो हम शुरू करते हैं, प्रूफ देते हैं। हियर
वी ए माइनस वी बी क्या होगा? तो वी ए होगा इनफाइनाइट से ए ई डॉट डी आर, माइनस वी बी क्या होगा? तो वी बी होगा माइनस इनफाइनाइट से बी ई डॉट डी आर। ओके, चलो अभी क्या करेंगे यहां पे, माइनस इनफाइनाइट से लेके ए ई डॉट डी आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनफाइनाइट से बी ई डॉट डी आर। उसके बाद देखो यहां पे क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इनफाइनाइट से ए ई डॉट डी आर को ऐसे ही रखता हूं, आई एम नॉट चेंजिंग इट। लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, देखो ये मैंने प्लस का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि मैं लिमिट को इंटरचेंज करने की इंटरचेंज कोशिश नहीं करने वाला हूं मैं। ये देखो इनफाइनाइट से बी है, तो अगर मैं इसको बी से इनफाइनाइट कर दूं, अगर मैं इसको बी से इनफाइनाइट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में लिमिट को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है, माइनस की साइन जो है वो बाहर आ जाती है। तो माइनस की साइन बाहर आ गई। चलो अब क्या करेंगे, मैं इसको रीराइट करता हूं। ये दूसरी टर्म जो है वो पहले लिखता हूं, माइनस बी टू इनफाइनाइट ई डॉट डी आर। तो पहली टर्म अब लिखता हूं मैं, पहली टर्म क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू ए ई डॉट डी आर। ओके, ये कुछ ऐसा है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर माइनस को कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, बीच में ये निकाल लेते कॉमन। चलो बी से लेके इनफाइनाइट तक ई डॉट डी आर प्लस इनफाइनाइट से लेके ए तक ई डॉट डी आर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब देखो ध्यान से, पहले क्या है, इनफाइनाइट से, मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, इनफाइनाइट से पहले बी से इनफाइनाइट जाते हैं। ये पहली टर्म देखो, पहली टर्म में बी से इनफाइनाइट जाते हैं और दूसरी टर्म में इनफाइनाइट से ए तक आते हैं। मतलब पहले बी से इनफाइनाइट गए और इनफाइनाइट से फिर कहां पे आए, ए पे आए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो बी से ए पे आए ना। अल्टीमेटली ये क्या हुआ कि वो बी से ए की तरफ आए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो पहले बी से इनफाइनाइट गया, ये पहला टर्म। फिर दूसरा टर्म क्या है, इनफाइनाइट से ए पे आया। तो अल्टीमेटली हम गए कहां, बी से शुरू किया, ए पे खत्म किया, ई डॉट डी आर। समझ में आया कि नहीं आया? और ये किसकी वैल्यू आई, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आई। लेकिन अब देखो ये बी से ए ई डॉट ई आर, तो हम क्या कहते हैं, वी ए बी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया भाई। देखो ठीक है, जो प्रूव करना था वो यहां पे प्रूव हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, हमने क्या प्रूव किया, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी प्रूव किया, इज इक्वल टू इनफाइनाइट बी से लेके ए तक ई डॉट डी आर होता है। ऐसा मैंने यहां पे प्रूव किया। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे जरा ऑर्डर ध्यान से देखो, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और जब ए बी आता है, ठीक है, तो लिमिट क्या होती है, बी से ए की होती है। अगर मान लो यहां पे वी बी ए होता
तो क्या होता, VB माइनस VA होता, और यहाँ पे A से B तक की लिमिट आएगी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, E डॉट DR हो जाएगा, E डॉट DR हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA इनफाइनाइट A टू B E डॉट DR हो जाएगा। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड? ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखो ये पहला केस है और ये दूसरा। चलो मैं पहले केस की डिस्कशन करता हूं। फॉर केस 1, पहले केस के लिए क्या है यहां पे, तो देखो VAB है VA माइनस VB, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एट A विथ रिस्पेक्ट टू क्या, B। कुछ लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। जो भी बोलना है, जो भी बोलना है, ठीक है। कुछ लोग इसको बोलेंगे वर्क डन इन टेकिंग चार्ज +1 कूलम फ्रॉम B टू A। चलो लिख ही देते हैं, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज +1 कूलम फ्रॉम B टू A। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये है उसका कंक्लूजन। तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अच्छा, अभी हमने एक और फॉर्मूला दिया था, जैसे याद करो, अभी के अभी हम थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा सीखा था। क्या सीखा था? जस्ट मिनट, हाँ गाइस। चलो, W B से लेके A तक, यानी वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम B टू A। B टू A हमने क्या लिखा था? Q इंटू VAB लिखा था। Q इंटू VAB लिखा था। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? Q VA माइनस VB लिख सकता हूं। अगर चार्ज को B से A की तरफ ले जाओ तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर मान लो A से B की तरफ ले जाते हैं चार्ज को, तो फॉर्मूला में क्या आएगा? VB माइनस VA आएगा। मतलब याद रखो, A से B जाओ तो VB माइनस VA, B से A आओ तो VA माइनस VB। ठीक है, ये वर्क का फॉर्मूला हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ये सब मैथमेटिकली डिफाइन किया है। इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैथमेटिकली समझो। वर्क और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन समझ में आया है या ना? पहला क्वेश्चन अपने आप को ये सवाल पूछो। फिर ये इंटीग्रेशन से जो मैंने कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन एक बार देखो। ये चीज को आपको एक बार कम से कम देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। ये एब्रप्टली ऐसा नहीं हो जाएगा कि देखा और डायरेक्टली घुस गया दिमाग में। ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है? ये रिजल्ट राइट हैंड साइड में जो मैंने वर्क का रिजल्ट लिखा ना, वो आपको याद रखना है। ये जो रिजल्ट है वो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट रिजल्ट। ये आपको याद रखना है, और ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गया उसका रिजल्ट का काम। अब क्या? अब क्या, एक दो प्रॉब्लम करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग -2 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मैं -2 कूलम चार्ज को ए से बी तक लाना चाहता हूं। देखो यहां पे चार्ज कौन सा है? -2 कूलम है। ठीक है, उसको ए से बी लेके आने वाला है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वो दिया हुआ है कितना? 120 जूल दिया हुआ है। फिर बी का पोटेंशियल VB आपको दिया है 10 वोल्ट, और ए का पोटेंशियल कितना होगा वो आपको पूछा है। तो हम क्या करेंगे? देखो हियर, वर्क ए टू बी क्या होगा? वर्क ए टू बी क्या होगा? तो क्या अभी हमने देखा था, Q इंटू VB माइनस VA होगा।
अभी के अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद नहीं है तो जरा रिवाइंड करके देखो, वी ए बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ये 120 है, क्यू की वैल्यू है -2, वी बी की वैल्यू है 10 और वी ए इज एज इट इज। तो ये -60 इज इक्वल टू 10 माइनस वी ए हो गया। तो वी ए क्या आएगा, 10 प्लस 60 आ जाएगा, एंड देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू 70 वोल्ट। वी ए क्या हो जाएगा, 70 वोल्ट हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग। अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। देखो यहां पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल अमॉन्ग पॉइंट ए बी सी कैप्ट एट कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो चलो मैं पहले कार्टेशियन सिस्टम डिफाइन कर देता हूं यहां पे। अब देखो ओरिजिन पे ए रखा है, ये 0 0 है, वहां पे क्या रखा है, ए। ये 2 0 है और यहां पे 0 2 है। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हैं ए बी और सी, और यहां पे बोला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। तो अब पोटेंशियल की बात करें तो देखो हम इनफाइनाइट कहां पे लेंगे, तो कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसके ऑपोजिट साइड, यानी हम इनफाइनाइट से कोई चार्ज को ब्रिंग करके ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इनफाइनाइट से आ रहे हो नीचे की तरफ, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, ए बी सी में से सबसे पहले कौन सा पॉइंट है वो आपको मिलेगा। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट से अगर आप आते हो नीचे की तरफ, तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट होगा सी। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसके बाद क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सी और ए की कंपैरिजन करें तो पहले सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, अगर आप इनफाइनाइट से नीचे की तरफ आते हो तो। ओके, तो इनफाइनाइट से नीचे की तरफ आते हैं, पहले सी आया, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, डिस्प्लेसमेंट फॉर सी, ओके ऑफ सी नहीं बोल सकते, डिस्प्लेसमेंट फॉर सी डिस्प्लेसमेंट फॉर सी, ठीक है, वो कम होगा किसकी कंपेयर में, डिस्प्लेसमेंट फॉर ए। तो उसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन एट सी विल बी लेस देन वर्क डन एट ए हो जाएगा, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एट सी इज लेस देन पोटेंशियल एट ए हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ए की और बी की बात करते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फॉर ए जो मिलेगा मुझे इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ए के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट बी के लिए होगा, एंड देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, वर्क फॉर ए इज इक्वल टू वर्क फॉर बी हो जाएगा, और इसलिए यहां पे पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी हो जाएगा। बस अभी ये दो रिजल्ट जो आपको मिले ना, ये दोनों रिजल्ट को कंबाइंडली लिखो तो आपको पता चल जाएगा, वी ए और वी बी दोनों की वैल्यू सेम होगी, और वो बड़ी होगी किससे, वीसी की वैल्यू से। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट which is indicating actually a comparison between potential at A, potential at B and potential at C. I hope it's very much clear guys. समझ में आया कि नहीं आया, बस तो इतना समझ में आ गया, काम खत्म हो गया। ये बहुत ही इजी अप्रोच से मैंने यहाँ पे समझाया है। चलो अभी आगे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बस ये आज का हम ये लास्ट टॉपिक होगा। आज के लास्ट टॉपिक में सिर्फ हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को हम कैलकुलेट करें, काम खत्म हो जाएगा। देखो यहां पे ये है
एक चार्ज कैपिटल Q, ये पोजीशन वेक्टर है R और ये पॉइंट है P। अब हम +1 कूलम को क्या करने वाले हैं, इनफाइनाइट से लेके आने वाले हैं, इनफाइनाइट से लेके आने वाले, कहां पे लेके आने वाले, P पे। तो इनफाइनाइट से P पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो Q चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ, उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, राइट। तो हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखते हैं, देखो कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q क्या होगा, देखते हैं। उसको VP बोलेंगे, ट्रेडिशनल डेफिनेशन से क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट से लेके P तक आने के लिए जो भी वर्क करना पड़े वो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब क्या करना है, बस वैल्यू डालनी है, इनफाइनाइट से P, E जो है उसका वैल्यू क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, और dr को आप क्या, dr वेक्टर को dr इंटू R कैप लिख सकते हो। The reason is simple that dr vector can be written as dr उसका मैग्नीट्यूड और उसका फिर यूनिट वेक्टर, राइट। तो अभी देखो क्या है यहां पे, इनफाइनाइट से P जो है उसका पोजीशन वेक्टर R है, इसलिए मैं P की जगह पे यहां पे R लिख रहा हूं, KQ अपॉन R स्क्वायर। देखो ये R कैप और R कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, R कैप डॉट R कैप 1 हो जाएगा, और यहां पे पीछे जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी dr। चलो उसके बाद क्या करेंगे, माइनस KQ करेंगे, KQ जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, फिर इनफाइनाइट से R 1 अपॉन R स्क्वायर dr, ठीक है, 1 अपॉन R स्क्वायर dr। अब जरा ध्यान से देखना इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा इसका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन R स्क्वायर dr कैसे होगा, तो क्या देखो इनफाइनाइट से R, 1 अपॉन R स्क्वायर को R रेस टू -2 लिख सकते हैं, फिर क्या करेंगे, इनफाइनाइट से ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली करते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इज इक्वल टू क्या होगा, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो r रेस टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड इनफाइनाइट से क्या मिलेगा, r मिल जाएगा मुझे। तो यहां पे r रेस टू -1 अपॉन -1, इनफाइनाइट से r। तो देखो r रेस टू -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन r लिख सकता हूं, और ये -1 है तो इट इज ऑलरेडी देयर, इनफाइनाइट से r। सो बस अब क्या करना है, वैल्यू डालनी है। क्या वैल्यू डालेंगे, देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट यानी r की जगह पे पहले r रखेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस, अब r की जगह पे क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी -1 अपॉन r। तो इसका मतलब है कि मैंने पूरा इंटीग्रेशन करके दिखाया है, बट शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, तो शॉर्ट में ये आएगा कि इनफाइनाइट से r 1 अपॉन R स्क्वायर dr का जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी -1 अपॉन r। आई होप कि ये इंटीग्रेशन समझ में आया है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सिर्फ x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला इक्वेशन मैंने यूटिलाइज किया है यहाँ पे। तो देखो उसको अगर यूटिलाइज किया तो मैं डायरेक्टली यहां पे अभी इंटीग्रेशन लिखता हूं मैं, -KQ, और यहां पे क्या आएगा, -1 अपॉन r। सो यहां से फाइनल रिजल्ट मुझे मिल चुका है भाई, मैं इस फाइनल रिजल्ट को लिख रहा हूं, कहां पे, थोड़ा यहां पे लिखता हूं, देखो
तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, है ना। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू क्या, पॉइंट चार्ज Q। पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। समझ में आया कि नहीं आया? इस कैलकुलेशन को जल्दी से फिर से देखो, मैं बहुत ही रैपिडली इस कैलकुलेशन को फिर से कर रहा हूं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये जाने देता हूं फिर से एक बार फिर से इस कैलकुलेशन को रैपिडली करते हैं। जिसको अगर इंटीग्रेशन में कुछ इश्यू है, वो इस कैलकुलेशन को जो जल्दी से मैं रिपीट करके कर रहा हूं ना, उसको जरा ध्यान से देखो। देखो यहां पे व्हाट आई एम डूइंग इज, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और पीछे जो डी आर है तो डी आर इंटू आर कैप हो जाएगा। देयरफॉर वीपी का वैल्यू क्या आएगा, के क्यू बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से पी का पोजीशन वेक्टर है आर, तो इनफाइनाइट से आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, क्योंकि आर कैप डॉट आर कैप जो होता है वो होता है 1। अब क्या करेंगे यहां पे, Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है -1 अपॉन आर, जो हमने कैलकुलेट करके देखा है। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहां पे रख रहा हूं, एंड दिस फाइनल आंसर इज के क्यू अपॉन आर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो पोटेंशियल आया P पे, Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मिला। इसका मतलब अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूं, पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, और यहां पे V इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसलिए ये जो शेप होगा ना वो हाइपरबोला होगा। ओके, सो ये हो गया पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है सिंगल छोटा सा, उस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। जल्दी से रिप्लाई करो यार, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे गाइस एंड गुड बाय।